नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो टर्म है उससे रिलेटेड एक सवाल आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो टर्म मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज क्यों करती है। यानी कि आज हम इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिरकार जब हम एमओसी कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आखिरकार एमओसी इंक्रीज क्यों करती है, उसका रीजन क्या है, वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम अगर न्यूमेरिकल आता है और उसमें एमओसी कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो हम एमओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। अगर हमें एमओसी कैलकुलेट करने को आए तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सिंपल फॉर्मूला है, यानी कि सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सैक्रिफाइस को ऊपर रखना, गेन को नीचे रखना। एक दो वैल्यूज को लेकर मैं आपको एमओसी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जैसे अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन ए की बात करें तो ए पर y की वैल्यू 21 है और x की वैल्यू 0 है। अब यहां पर y और x की अगर हम बात करें तो इसका मतलब इस केस में 21 y है और x 0 है। इसका मतलब सैक्रिफाइस और गेन अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो कुछ सैक्रिफाइस हुआ है ना तो कुछ गेन हुआ है। तो आप पहले पे एमओसी डैश लगा दीजिए कि एमओसी की वैल्यू फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए पर नहीं है। मगर हम बी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। अब बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है, यानी कि जो y है वो 21 से फॉल हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि y एक यूनिट से सैक्रिफाइस हो गया। अच्छा, x जो है वो 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि हमें क्या लिखना है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। यानी कि y कितना सैक्रिफाइस हुआ है, 1 अपॉन x कितना गेन हुआ है, 1। तो 1 अपॉन 1 कितना होगा, 1। तो पहले एमओसी की वैल्यू 1 आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अब हम सी कॉम्बिनेशन की बात करें तो सी में क्या हुआ, 20 से 18 y कितना सैक्रिफाइस हुआ है, 2 यूनिट। जो सैक्रिफाइस हुआ उसे ऊपर लिखते हैं। तो यानी कि 20 से 18 y कितना सैक्रिफाइस हुआ है, 2 अपॉन x कितना गेन हुआ है, 1 से 2 कितना चेंज हुआ, कितना गेन हुआ है, 1। तो 2 अपॉन 1 कितना हो गया, 2। एक और देखते हैं। मान लीजिए 18 से 15, 18 से 15 कितना y सैक्रिफाइस हुआ है, 3 अपॉन x कितना गेन हुआ है, 1। इसका मतलब 3 वैल्यू आ रही है। तो अगर आप इस पूरे टेबल को ध्यान से देखें तो यहां पर स्टार्टिंग में डैश लगाए, एमओसी की वैल्यू अगली कितनी आ रही है, 1, 2 और 3। इसका मतलब इस शेड्यूल में साफ साफ दिख रहा है कि जो एमओसी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि जो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर एमओसी इंक्रीज कर रही है, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई हुई है। अगर मान लीजिए अगर एमओसी इंक्रीज कर रही है तो एमओसी इंक्रीज कर रही है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉनकेव। और कॉनकेव कैसे बनाते हैं हम, ये रही वो शेप। इस तरीके से अगर आप पीपीसी बनाते हैं तो वो कॉनकेव होगा अगर एमओसी इंक्रीज कर रहा है। अब हमें इस बात पर डिस्कशन करना है आज कि इस टेबल में जो एमओसी इंक्रीज कर रहा है वो एमओसी इंक्रीज क्यों कर रहा है, इसकी वजह आज हमें ढूंढनी है। तो चलिए ढूंढते हैं वो वजह कि क्यों एमओसी इंक्रीज कर रहा है। एमओसी इंक्रीज क्यों करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों करता है, उसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसे कैसे उसको समझेंगे। मगर अगर इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखें तो एमओसी की वैल्यू जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है। तो हमें अब यह पढ़ना है कि एमओसी की वैल्यू इंक्रीज तो कर रही है, बात ठीक है, मगर क्यों कर रही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू क्यों इंक्रीज कर रही है, उसका एक सिंपल एग्जांपल है। क्यों, कैसे समझेंगे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए गुड वाई को मैंने एक नाम दे दिया, वो फैंस है, यानी कि हम फैंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और गुड एक्स है शर्ट, यानी कि गुड वाई क्या है, फैन है, और गुड एक्स क्या है, शर्ट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं
और मैं प्रोडक्शन करता हूं, तो मान लो मेरी फैक्ट्री में फैंस की प्रोडक्शन होती है, मैं फैन बनाता हूं। मगर जब मैं फैन बनाता हूं तो मान लो मेरे पास जो लेबर है उसमें हम लेबर ले लेते हैं। मान लो एक ये लेबर है, एक ये लेबर है, एक ये लेबर है, मेरे पास 3 लेबर है। अब मेरे पास 3 लेबर हैं और मान लो मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए पर प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी कि इन तीनों लेबर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं 21 यूनिट्स फैन को बना रहा हूं, 21 यूनिट्स फैन को बना रहा हूं, 21 फैन बना रहा हूं। मगर अब मुझे क्या करना है, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं शर्ट की प्रोडक्शन को भी शुरू करूं। उस समय शर्ट की प्रोडक्शन 0 है, मैं शर्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, मगर अब मैं चाहता हूं कि शर्ट की प्रोडक्शन भी बढ़े, शर्ट को भी मैं प्रोड्यूस करूं। मगर मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूं, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास ये 3 लेबर है, ये तीनों इस समय फैन प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसमें से मैं किस लेबर को बोलूं कि तुम जाके कल से शर्ट प्रोड्यूस करो। यानी कि ये तीनों लेबर क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, फैन प्रोड्यूस कर रही हैं, मगर मुझे अब क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है कि यार मैं किसको बोलूं ये कि भैया कल से जाकर तुम्हें शर्ट प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि अभी तो शर्ट की प्रोडक्शन 0 है, सारे लोग तो फैन में काम कर रहे हैं। तो मैंने हेल्प करने के लिए अपने मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा भैया सर बताइए क्या करना है। बोले क्या हुआ सर, परेशान लग रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरी हेल्प करो कि अभी हम फैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 21 यूनिट्स फैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर हमें शर्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो इन 3 लेबर में, क्योंकि हमारे पास 3 ही लेबर है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो 3 लेबर है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा किसको मैं ट्रांसफर करूं, किसको मैं कहूं कि तुम कल से जाकर शर्ट प्रोड्यूस करो, फैन नहीं। तो मैनेजर ने कहा सर एक तरीका है। तो बोले क्या? बोले सर जो मान लो इस लेबर का नाम ए है, इसका नाम बी है, इस लेबर का नाम सी है। तो वो मैनेजर कहता है कि सर एक तरीका है। मैंने कहा बताओ क्या तरीका है। तो बोले सर एक काम करते हैं, जो हमारी सी लेबर है ना सर, वो फैन में उतना अच्छा काम नहीं कर रही सर। मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही, प्रोड्यूस कर रही है, फैन प्रोड्यूस कर रही है, वो ठीक है, मगर ये जो सी लेबर है, जो सी व्यक्ति है, ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है फैन में। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? तो बोले काम करते हैं सर, फैन में तो इतना अच्छा काम कर नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं सर, उसको शर्ट में ट्राई कर लेते हैं, उसको शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए बोल देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि फैन से हमने एक लेबर को उठाया, सी को, और उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? शर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब हमने ऐसा किया तो हम आ गए प्रोडक्शन की बी पॉसिबिलिटी पर, यानी कि जब सी उठ के जाने लगा शर्ट में, तो शर्ट की प्रोडक्शन बढ़ गई, 1 यूनिट हमने शर्ट को प्रोड्यूस किया। मगर ऑब्वियस सी बात है, अब कोई व्यक्ति जो है वो फैन से उठ के अगर शर्ट की तरफ जाएगा तो फैन की प्रोडक्शन तो कम होगी ही होगी। तो हमने देखा भाई कितनी प्रोडक्शन कम हुई सर, जब वो था सी तो 21 बनाते थे, अब वो चला गया है सर, शर्ट में चला गया है तो 20 बनाते हैं, यानी कि 1 यूनिट का हमें यहां लॉस हुआ, हमने 1 यूनिट सैक्रिफाइस की। मगर ठीक है करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो हम 3 ही लेबर है हमारे पास, तो हमने एक को अगर शर्ट में भेज दिया तो वाई की प्रोडक्शन जो है, जिसको हम फैन कह रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन फॉल तो करेगी। मगर अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने फिर अपने मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा एक काम करते हैं कि शर्ट की प्रोडक्शन को और बढ़ाना है, अब क्या करें? तो वो कहते हैं सर ऑलरेडी सी तो जा चुका सर, शर्ट में सी तो जा चुका, अब बचे हमारे पास बी और ए। तो मैंने कहा क्या फिर क्या करें? बोले सर जैसे पिछली बार किया था इस बार भी ऐसा करते हैं। सर अगर हम कंपेयर करें ए और बी को, तो वो कह रहा है सर जो बी है ना वो ए के कंपैरिजन में उतना अच्छा काम नहीं करता, यानी कि अगर हम ए और बी के साथ कंपैरिजन करें तो जो बी है वो उतना एफिशिएंट नहीं, उतना अच्छा लेबर नहीं है। मगर यह बात सही है कि अगर बी का कंपैरिजन सी के साथ हुआ तो फिर बी बेटर है, मगर सी तो चला गया, सी तो शर्ट में चला गया,
तो अब जो बी है, वो जो बी है उसको अगर हम ए के साथ कंपेयर करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है, मगर हां सर्वर आप कह रहे हैं तो अगर कल से हम बी को ट्रांसफर कर देते हैं गुड एक्स में शर्ट में, तो बोले कर दो, तो ठीक है। अब जो बी है वो उठ के कहां चला गया, गुड एक्स में शर्ट में चला गया, शर्ट की प्रोडक्शन बढ़ गई, पहले एक शर्ट प्रोड्यूस हो रही थी, 2 हो गए, ठीक है। मगर दूसरी तरफ जब बी गया, क्योंकि बी जो है ना वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर एम्प्लॉई है, ज्यादा बेटर वर्कर है, तो इस बार जब बी गया तो हमने देखा भाई नुकसान कितना हुआ, तो बोले सर 20 से 18 हो गया, यानी कि 2 यूनिट का नुकसान हो गया। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जब सी गया था और आज जब बी गया है तो नुकसान ज्यादा हुआ है। फैन को हमने, गुड वाई को हमने ज्यादा सैक्रिफाइस किया। क्यों किया है? क्योंकि सी उतना एफिशिएंट नहीं था, उससे बेटर है बी। बी अच्छा काम कर रहा था सी के कंपैरिजन में, तो जब हमने उसको डाइवर्ट किया, उसको दूसरी जगह भेजा, तो नुकसान कंपनी को ज्यादा हुआ वाई में। मगर ऐसी प्रोडक्शन बढ़ी मगर उसको नुकसान ज्यादा हुआ। मगर अगर आप देखो तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम और भी टेबल को आगे ले जा सकते हैं और समझा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखो कि अब सी के कंपैरिजन में बी बेटर है और बी के कंपैरिजन में ए बेटर है। इसका मतलब अगर हम ए को गुड एक्स में शर्ट में ट्रांसफर करेंगे तो आप देखिए नुकसान और ज्यादा होगा, 3 यूनिट्स। तो इसका मतलब अगर और आगे करते करते हम इसको 0 तक ले जा सकते हैं। मगर पॉइंट मेरा सिर्फ आपको इतना समझाना यह है कि कहीं ना कहीं एमओसी इंक्रीज क्यों कर रहा था या एमओसी इंक्रीज क्यों करता है, उसका आंसर क्या है? उसका सिंपल आंसर है कि सर एमओसी इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि कोई भी फर्म, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म सबसे पहले अपने उस रिसोर्स को Y से X में ट्रांसफर करता है जो लीस्ट एफिशिएंट है। यानी कि जो Y में अच्छा काम नहीं कर रहा, सबसे खराब काम कर रहा है या सबसे एवी काम कर रहा है, उसको सबसे पहले गुड एक्स में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको आप क्या बोलेंगे? लीस्ट एफिशिएंट। और जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट है, जो मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स है, मोस्ट एफिशिएंट लेबर है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई को, उसको बाद में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर सिंपल आंसर है कि अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो उससे कहा जाए भाई पहले किस लेबर को भेजोगे एक्स में, तो वो कहता है जो वाई में सबसे खराब काम करता है उसको पहले भेजो। अच्छा सबसे लास्ट में किसको भेजोगे? जो वाई में सबसे अच्छा काम करता है। इसका मतलब वाई एमओसी इंक्रीजेस, क्योंकि सर अगर हम लेबर की बात करें, रिसोर्स की बात करें, तो हम उस व्यक्ति को पहले डाइवर्ट करते हैं एक्स में जो वाई में लीस्ट एफिशिएंट है, और लास्ट में हम उस व्यक्ति को डाइवर्ट करते हैं जो वाई में मोस्ट एफिशिएंट है। अब अगर ये लाइन आपको पेपर में लिखने को आए तो आप कैसे लिखेंगे, या उसके कुछ हिंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा आइडिया देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है वी नो दैट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। यानी कि जब आप इसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करें तो ये पहली लाइन लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोड्यूसर वांट टू शिफ्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई टू गुड एक्स, ही वुड शिफ्ट द लीस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज। यानी कि he would shift the least efficient resources, why sacrifice less? Third point क्या कहता है? If he want to shift some more resources from Y to X, more efficient resources then will be shifted from Y to X. यानी कि अगर वो गुड X की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में वो कौन से रिसोर्सेज को शिफ्ट करेगा? लीस्ट एफिशिएंट को पहले शिफ्ट करेगा, और लास्ट में अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स, यानी कि वो ज्यादा एक्स की प्रोडक्शन को करना चाहता है, ज्यादा एक्स को प्रोड्यूस करना चाहता है, तो लास्ट में वो उन रिसोर्सेज को वाई से एक्स में शिफ्ट करेगा जो मोस्ट एफिशिएंट है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, इस तरीके से अगर कोई भी प्रोड्यूसर रिएक्ट करता है, इस तरीके से अगर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन दूसरे गुड की बढ़ाना चाहता है, तो उस केस में वो प्रोड्यूसर क्या करेगा?
सबसे पहले उस रिसोर्स को x में जाने को कहेगा या शिफ्ट करेगा जो y में लीस्ट एफिशिएंट है, और लास्ट में उस रिसोर्स को जाने में कहेगा तो जो मोस्ट एफिशिएंट है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आप सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, जो टेबल मैंने आपको शेयर की, अगर आप सैक्रिफाइस कैलकुलेट करोगे तो सैक्रिफाइस पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, कम होगा। तो y कम सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि लीस्ट एफिशिएंट रिसोर्स पहले जा रहा है। मगर बाद में आप देखिएगा, अगर आप और नीचे तक कैलकुलेट करेंगे तो y ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अब ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक रीजन है, कहीं ना कहीं वैलिड रीजन है कि हम समझ सकते हैं कि एमओसी इंक्रीज क्यों करता है। मगर अगर एमओसी इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट लास्ट में, लीस्ट एफिशिएंट पहले शिफ्ट करेंगे। मगर हो सकता है कि कभी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करें या आप टीचर आपसे पूछे, ठीक है एमओसी इंक्रीज करता, बात समझ में आई, मगर अगर एमओसी डिक्रीज कर रहा है तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि एमओसी सर इंक्रीज कर रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्केव शेप बनेगा पीपीसी का। मगर अगर एमओसी डिक्रीज कर रहा है तब क्या करेंगे? अगर मान लो एमओसी डिक्रीज कर रहा है तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर एमओसी डिक्रीज कर रहा है तो आप ये लिखिएगा कि सर प्रोड्यूसर ने अपने मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज को पहले शिफ्ट किया है गुड एक्स में और लीस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज को बाद में शिफ्ट किया है। अगर ऐसा प्रोड्यूसर रिएक्ट कर रहा है या इस तरीके से प्रोड्यूसर रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में एमओसी डिक्रीज करेगा, उस केस में एमओसी डिक्रीज करेगा। मगर यहां पर एक और सवाल आता है, भाई इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, उसके साथ साथ अगर एमओसी कांस्टेंट है तो क्या हुआ? तो उसका क्या आंसर हो सकता है? मान लो एमओसी इंक्रीज कर रहा है, उसका आंसर है, एमओसी डिक्रीज कर रहा है, उसका भी आंसर है। मगर एमओसी अगर कांस्टेंट है, मतलब जितना सैक्रिफाइस हुआ उतना ही गेन होगा, जितना सैक्रिफाइस उतना ही, इसका मतलब उस केस में हम क्या करेंगे? इसका मतलब उसका आंसर ये होगा कि जो रिसोर्स है जो वाई को प्रोड्यूस कर रहा है, जितने एफिशिएंट तरीके से वाई को प्रोड्यूस कर रहा है उतने ही एफिशिएंट तरीके से अगर एक्स को भी प्रोड्यूस करे तो एमओसी कांस्टेंट आएगा। यानी कि जो आपने y से रिसोर्स को निकाला और x में शिफ्ट किया, उस केस में हम कह सकते हैं कि एमओसी कांस्टेंट होगा जब जितने एफिशिएंट रिसोर्स वो y में था, वो रिसोर्स जितना एफिशिएंट y में था उतना ही वो अगर सेम एफिशिएंट x में है तो फिर एमओसी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहां पर जितना नुकसान होगा उतना वहां पे गेन हो जाएगा। सैक्रिफाइस और गेन दोनों बराबर हो जाएगा, इस केस में एमओसी कांस्टेंट आएगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत मेजर टॉपिक सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा है कि एमओसी इंक्रीज क्यों करता है, एमओसी डिक्रीज क्यों करता है और एमओसी कांस्टेंट कब होगा। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एमओसी अगर इंक्रीज कर रहा है तो एग्जाम में लिखना कि सर प्रोड्यूसर ना सबसे पहले लीस्ट एफिशिएंट रिसोर्स को शिफ्ट करेगा, बाद में मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स को शिफ्ट करेगा। जनरली प्रोड्यूसर ऐसा ही करते हैं। तो एमओसी अगर इंक्रीज कर रहा है तो लीस्ट पहले शिफ्ट होगा और मोस्ट एफिशिएंट बाद में शिफ्ट होगा। मगर अगर एमओसी डिक्रीज कर रहा है, उसका रीजन क्या है कि सर जो मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स है वो पहले शिफ्ट करेंगे और जो लीस्ट एफिशिएंट रिसोर्स है उसको बाद में शिफ्ट करेंगे। तो उस केस में अगर ऐसा होगा तो एमओसी डिक्रीज करेगा। मगर यह भी सवाल हो सकता है कि अच्छा एमओसी अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखोगे? तो लिखना कि रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड। अगर एमओसी कांस्टेंट है इसका मतलब रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड, यानी कि जितना अच्छा वो वाई में काम कर रहा है उतना ही अच्छा वो एक्स में भी काम करेगा। उस केस में एमओसी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलिए, तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी और अगले वीडियो में कुछ और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को लेके आऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझाऊंगा। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।